ये मित्रों, आज हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किस प्रकार विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जहां भारतीय इतिहास की जानकारी देने में साहित्यिक जानकारी अथवा पुरातात्विक जानकारी मौन हो जाती है, वहाँ विदेशी यात्रियों द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। विदेशी यात्रियों को अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम उसमें यूनानी लेखकों का नाम आता है। यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोटस का नाम आता है, टेशियस का नाम आता है। और सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ यूनानी लेखक उसके साथ भारत आए हुए थे, और फिर सिकंदर के वापस जाने के बाद भी कुछ यूनानी लेखक भारत आए हुए थे, और यूनानी लेखकों द्वारा भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उनके विवरण से भारतीय समाज के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय लोगों के रहन सहन के बारे में, भारतीय शासकों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान होती है। उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो विदेशी यात्रियों के विवरण में चीनी यात्रियों का नाम आता है। चीनी यात्री जो थे, जो बौद्ध धर्म में अपनी आस्था रखते थे, उनका मानना यह था कि जिस देश में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उस देश की एक बार हम लोग यात्रा करें, उस स्थलों को देखें जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ उपदेश दिए थे और कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी आदि। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर वो क्या किए, चीन से भारत की तरफ रवाना हुए और भारत के विभिन्न जगहों पर वो भ्रमण किए। चीनी यात्रियों द्वारा भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय रहन सहन के बारे में जो जानकारी प्रदान की गई है, वह उससे भारतीय इतिहास पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। तीसरा है अरबी यात्री। अरबी यात्री और लेखकों द्वारा भी भारत के इतिहास की जानकारी पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। आइए मित्रों, इस विषय वस्तु को और हम लोग बेहतर ढंग से समझते हैं। लेखकों में मित्रों, यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोटस का नाम आता है। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। हेरोडोटस ने ये यूनान का सबसे प्राचीनतम लेखक है, जिन्होंने क्या लिखा था, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। हेरोडोटस के बारे में ऐसे कहा जाता है कि हेरोडोटस इतिहास लिखने में अपने समकालीन अभिलेखों का प्रयोग किया था, साहित्य का प्रयोग किया था हिस्टोरिका लिखने में। ऐसे कहा जाता है कि हेरोडोटस अपने मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं जानता था। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। यूनान का सबसे प्राचीनतम लेखक हेरोडोटस था। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। हेरोडोटस के हिस्टोरिका से भारत और फारस के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है यूनानी लेखकों में अगर देखा जाए तो दूसरा लेखक है टेशियस का नाम आता है। टेशियस ईरान का राजवैद्य था, जो यूनानी यात्रियों द्वारा जो भारत के विषय में जानकारी प्रदान की गई थी, उसी के आधार पे टेशियस ने क्या किया था, भारत के सभ्यता के बारे में, भारत के लोगों के बारे में आदि की जानकारी दिया है। अगला है सिकंदर के समय जो यूनानी लेखक आए थे, उसमें निरियाकस का नाम आता है। उनमें से क्रीटस का नाम आता है, चारस का नाम आता है, यूनेसिस का नाम आता है, अरिस्टोबुलस का नाम आता है। यह सिकंदर के समकालीन लेखक है, जो सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय क्या किए थे, उसके साथ भारत आए थे। सिकंदर का मित्रों भारत पे आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था,
और सिकंदर के साथ ये यूनानी लेखक सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। अगर सिकंदर के बाद देखा जाए कि सिकंदर के बाद कौन से यूनानी लेखक हैं, सिकंदर के बाद में अगर देखा जाए तो मेगास्थनीज का नाम आता है, डायमेकस का नाम आता है, डायोनेसियस का नाम आता है। तो मित्रों, जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा था और 4 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में निवास किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो उसने देखा उसके बारे में इंडिका में अपने ग्रंथ में विवरण के रूप में दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ का प्रशासन कैसे चलाया जाता था, और भारतीय समाज को 7 भागों में बांटता है। और जो मेगास्थनीज था वह सिकंदर के सेनापति सेलूकस निकेटर का राजदूत था। उसके बाद से नाम आता है डायमेकस का नाम आता है। तो मित्रों, डायमेकस जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में क्या किया था, भारत आया था डायमेकस। और दूसरा है डायोनेसियस मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया था। मित्रों, जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में 4 वर्षों तक निवास किया था, जो सेलूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। उसके बाद से डायमेकस है, डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, और डायोनेसियस अशोक के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद जो डायमेकस था सीरिया के शासक का क्या था, राजदूत था। और डायोनेसियस मिस्र के राजा फिलेडेल्फस का राजदूत था। और अगला अगर देखा जाए यूनानी लेखकों में तो प्लिनी का नाम आता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था जिसमें भारतीय पशुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त। मित्रों, अब हम लोग चीनी यात्रियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जितने भी चीनी यात्री भारत में आए वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले यात्री थे। उनकी आस्था यह थी कि जिस देश में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था अथवा जिस देश में बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ था, उस देश की हम लोग यात्रा करें और महात्मा बुद्ध के जितने भी उनसे संबंधित जितने भी जो स्थल हैं उन स्थलों का हम लोग भ्रमण करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर उन्होंने भारत की यात्रा की। चीनी यात्रियों की यात्रा विवरण से कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती है जिसकी जानकारी न साहित्य में प्राप्त होती है, न ही अभिलेखों में प्राप्त होती है, न ही मुद्राओं से प्राप्त होती है। आइए मित्रों, अब हम लोग यह समझते हैं कि कौन कौन से चीनी यात्री भारत में आए और कब आए, किसके शासनकाल में आए और किसकी यात्रा विवरण से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मित्रों, जो जितने चीनी यात्री थे भारत को किस नाम से जानते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। मित्रों, जितने भी चीनी यात्री थे भारत को इंतु नाम से जानते हैं। चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते हैं, इंतु नाम से जानते हैं। जो चीन का पहला यात्री भारत में आया था उसका नाम था फहियान।
चीन का जो पहला यात्री था भारत में आने वाला वो कौन था? फाहियान था। फाहियान को अगर देखा जाए तो फाहियान का मूल नाम जो था वह लेगे था। जो 20 वर्ष की अवस्था में चीन से चलता है, भारत की यात्रा करता है, वह भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता है, विभिन्न राजाओं के शासनकाल में जाता है। लगभग वह 14 वर्षों तक भारत में रहता है और फिर 14 साल के बाद वह चीन वापस चला जाता है। तो मित्रों, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो चीन का पहला यात्री था फाहियान, यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वो भी 399 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यानी 399 ईस्वी में क्या किया था? यह गुप्त शासकों के राजधानी में आया था। लगभग 14 वर्षों तक यह गुप्त शासकों के यहाँ निवास करता है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत को फो क्यों की नाम से क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ठीक है। चीन का जो दूसरा यात्री था वह था सुंगयुन। चीन का दूसरा जो यात्री था वह था सुंगयुन, जो 518 ईस्वी में क्या करता है? भारत की यात्रा करता है। सुंगयुन के भारत में यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य धर्म ग्रंथों का संग्रह करना था। यह भारत की यात्रा करता है, लगभग 3 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, धर्म ग्रंथों का संग्रह करता है। ऐसे कहा जाता है कि सुंगयुन 170 पुस्तकों का संग्रह करके चीन वापस चला गया था और भारत में 3 वर्षों तक निवास किया था। आगे मित्रों हम लोग देखते हैं चीन का जो तीसरा यात्री है ह्वेनसांग। चीन का जो यात्री है ह्वेनसांग है, जो 629 ईस्वी में क्या किया था? भारत आया था। उस समय हर्ष का शासनकाल था। चीन का जो तीसरा यात्री है वह हर्ष के शासनकाल में क्या किया था? भारत आया था। और हर्ष को यह बताता है कि जो हर्ष है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक है। इसके बारे में हर्षकालीन जानकारी ह्वेनसांग हर्षकालीन जानकारी बहुत मार्मिक ढंग से उसका चित्रण करता है और बताता है कि हर्षकालीन समाज किस प्रकार का था और लोगों का रहन सहन कैसा था, हर्ष का साम्राज्य कैसा था, हर्ष की शासन प्रणाली कैसी थी आदि के विवरण में बहुत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। ह्वेनसांग की अगर यात्रा विवरण को देखा जाए तो ह्वेनसांग की यात्रा विवरण को CU के नाम से जानते हैं। ह्वेनसांग के यात्रा विवरण को किस नाम से जानते हैं? CU के नाम से जानते हैं। और ह्वेनसांग को अगर देखा जाए तो ह्वेनसांग की जीवनी उसी का एक मित्र था हीली ने लिखा था। ह्वेनसांग की जीवनी को कौन लिखा था? हीली ने लिखा था। और ह्वेनसांग को युआन च्वांग भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को युआन च्वांग भी कहा जाता है। अगर अगला देखा जाए तो ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है, यानी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पिलग्रिम्स का मतलब होता है यात्रियों का राजकुमार। मित्रों, अगर चीनी यात्रियों में अगर चौथा यात्री देखा जाए तो इत्सिंग का नाम आता है, जिन्होंने 675 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। इत्सिंग 675 ईस्वी में क्या की थी? भारत की यात्रा की थी। अपने यात्रा विवरण में भारत के जो शिक्षा केंद्र थे नालंदा और विक्रमशिला का क्या करता है?
चित्रण करता है कि ये बहुत ख्यातिलब्ध शिक्षा केंद्र थे। विक्रमशिला और नालंदा शिक्षा केंद्रों की बात करता है कि यह बताता है कि शिक्षा केंद्रों के बारे में यह जानकारी प्रदान करता है कि यहाँ देशों और विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उसके बाद से एक चीनी लेखक का भी नाम आता है, जिससे क्या होता है, हर्ष के पूर्वी अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। चीन का एक लेखक है मातवान के विवरण से क्या होता है, हर्ष के पूर्वी भारत के अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण से भी ऐतिहासिक जानकारी जो प्रदान हुई है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से भी जो जानकारी साहित्य से नहीं प्राप्त होती है, अभिलेखों से नहीं प्राप्त होती है, मुद्राओं से नहीं प्राप्त होती है, वो जानकारी चीनी यात्रियों के अपने यात्रा विवरण से प्राप्त होती है। मित्रों, आइए हम लोग अरब यात्रियों के और व्यापारियों के बारे में समझते हैं कि इन्होंने किस प्रकार अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की जानकारी प्रदान की है। अरब यात्रियों के पूर्व मध्यकाल की भारत के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय लोगों के रहन सहन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान होती है। आइए मित्रों समझते हैं कि अरब यात्रियों में प्रथम यात्री जो था वह अल-बरूनी था। अरब यात्रियों में अगर देखा जाए भारत आने वाला वह कौन था, अल-बरूनी था। अल-बरूनी का अगर मूल नाम देखा जाए अबू रेहान था। अल-बरूनी का मूल नाम क्या था, अबू रेहान था। अल-बरूनी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की खोज। तहकीक-ए-हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत की खोज। किसने लिखा था, अल-बरूनी ने लिखा था। अरब का अगर दूसरा यात्री देखा जाए तो अल-मसदी था। अल-मसदी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है मुरुजुज जहब नामक ग्रंथ लिखा था। जहब नामक ग्रंथ लिखा था, जिससे क्या होता है, प्राचीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, अरब यात्रियों के बाद कुछ ऐसे यात्री हैं, इनको अन्य यात्रियों में रखा जा सकता है अथवा तिब्बती यात्री कहा जा सकता है। तिब्बती यात्री कहा जा सकता है। तिब्बती यात्रियों में सर्वप्रथम तारानाथ का नाम आता है। तारानाथ ने जो ग्रंथ लिखा था, 2 ग्रंथ लिखा था, एक कंगयूर लिखा था तथा तंगयूर लिखा था। कंगयूर और तंगयूर से भी भारतीय सभ्यता और समाज की जानकारी प्रदान होती है। उसके बाद से वेनिस के यात्री, अगर मार्को पोलो को देखा जाए तो मार्को पोलो ने क्या किया है, अपने यात्रा विवरण में पांड्य शासकों के बारे में जानकारी प्रदान किया है। पांड्य शासकों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी आदि के विषय में काफ़ी मार्मिक चित्रण किया है। मित्रों, हम लोगों ने अभी तक यूनानी लेखकों के बारे में जानकारी प्रदान कर लिए, उसके बाद से चीनी लेखकों के बारे में जानकारी प्रदान कर लिए, उसके बाद से अरबी लेखकों के बारे में जानकारी प्रदान किए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।